the receptors. Okay, then glycocalyx receptor. Any other query? नो क्वेरी? ओके, तो आज जो अभी हम लोग पॉइंट देखेंगे बेटा, इसमें हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ साइंटिस्ट का देखेंगे, और ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये आपको आपके मॉड्यूल में मिलेगा। ओके, कैप्सन का जो मॉड्यूल है वहां पे आप देखोगे पेज नंबर 4 पे मेम्ब्रेन मॉडल होंगे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ट्राइलैमेलर मॉडल, सैंडविच मॉडल, रॉबर्टसन मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन को ही कहते हैं। Is it correct that the TEL is also unsaturated? बेटा टेल के लिए ही हम लोगों ने पढ़ा था कि दे आर अनसेचुरेटेड। वो जो टिल्टेड स्ट्रक्चर बनाया था वो हेड में नहीं था, वो टेल में ही था। आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन सोहिनी। इस ये स्ट्रक्चर जब हमने ड्रॉ किया था, ओके, ये अनसेचुरेटेड के लिए ही है, डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे, और ये टेल है बेटा। आई थिंक ये आपको पता है, आप कुछ और पूछना चाह रहे होगे, तो प्लीज क्लियर योर क्वेश्चन। You can unmute yourself too. If you want to ask any query, you can unmute. Okay, बच्चा? ओके, तो हमने कुछ मैं कह रही हूँ कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल आया, उसके पहले जो मॉडल्स थे उसका एक ओवरव्यू लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको साइंटिस्ट का नेम और उस मॉडल का बेसिस क्या था, उस मॉडल में क्या कहा गया था और उसकी ड्रॉबैक क्या थी, इस तरीके से क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं। ओके, तो फर्स्ट ये आपके मॉड्यूल में भी नहीं दिया होगा, इसको आपको नोट डाउन करना है। जो सबसे पहले मॉडल आया वो 1900 के पहले आया था। यस बेटा, यू कैन। 1900 के पहले आया था, ओवरटन ने दिया था अराउंड 1888 के अराउंड, 1885 के अराउंड ये मॉडल आया था। इसमें उन्होंने लिपिड के प्रेजेंस होने का बात की थी, मतलब लिपिड है वहां पे, ये उन्होंने कहा था। ओके, ही सेड कि लिपिड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, नथिंग एल्स। लिपिड बाई लेयर है, लिपिड मोनो लेयर है, इसके बारे में कोई भी बात नहीं की उन्होंने सिर्फ क्या कहा कि यहाँ पे जो आप मेम्ब्रेन बोल रहे हो कि आउटर बाउंड्री है, उस मेम्ब्रेन की आउटर बाउंड्री में जो कंटेंट प्रेजेंट है दैट इज लिपिड। ओके, अभी प्रोटीन की कोई बात नहीं हुई है, तो लिपिड में अब अगेन ये क्यों कह पाए, क्योंकि वहां पे उनको पोलर और अनपोलर के क्रॉस होने का स्ट्रक्चर दिखा। वो जो कंपोजिशन था, जो ट्रांसपोर्टेशन की मेथड वगैरह कुछ नहीं बताया, वो तो बहुत बाद में आई थी कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से अलाउ कर रहे हैं। बट उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ पोलर मॉलिक्यूल, कुछ अनपोलर मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, और वो क्रॉस हो रहे हैं और कुछ नहीं क्रॉस हो रहे हैं। ओके, जैसे देखो बेटा, जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे वो क्रॉस नहीं होंगे, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल यू कैन रिलेट इट विद द हाइड्रोफिलिक। ओके, जो हाइड्रोफिलिक होगा वो विदाउट वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ये हम बस रीजन बता रहे हैं, ये ओवरटन ने नहीं बताया था। ओके,
हाइड्रोफिलिक होगा ये हमेशा वाटर के साथ विद वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। तो विद वाटर ट्रांसपोर्ट होने के लिए अभी हमने आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी आपको इतना समझ में आया कि वाटर इस बीच में कहाँ से जा सकता है, जो प्रोटीन चैनल होंगे वहां से वाटर जा सकता है। अदरवाइज लिपिड तो कैसा है, लिपिड से अगर जाएगा तो फिर से वही कहानी, हाइड्रोफोबिक टेल पे वाटर आ जाएगा। उसी को तो प्रिवेंट करने के लिए हमने ये स्ट्रक्चर जस्टिफाई किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है। ओके, तो जो पोलर होंगे उनको ट्रैवल करने के लिए वाटर चाहिए, वाटर यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो ये इससे ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे थे उनके स्टडी के अकॉर्डिंग। देन अनपोलर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके हाइड्रोफोबिक। तो डिफ्यूज हो सकते हैं, सभी नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। अगेन ये आगे नॉलेज जो आई थी उसमें आया कि ये डिफ्यूज हो सकते हैं, मतलब जो ये जिसको लिपिड मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक इन नेचर होंगे जो मॉलिक्यूल, और जिसको लिपिड मेम्ब्रेन अलाउ कर रही है, वो वहां से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे डिफ्यूजन के थ्रू। दे डिडंट आस्क से अबाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म। ओके, तो ओवर्टन ने फर्स्ट टाइम लिपिड नेचर को दिया। ये बहुत ही कम चांसेस है कि आपसे पूछा जाए, बट ये 2 पॉइंट आप लिखोगे, ओवर्टन लिपिड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। देन लैंगमुर ने लिपिड ही नेचर कहा था, और उससे थोड़ा सा जस्टिफाई कर दिया इन्होंने, क्या बोला कि ये लिपिड जो नेचर है वो मोनोलेयर। ठीक है, देखो ये मैं पुरानी बातें बता रही हूँ, इतिहास की बात बता रही हूँ। तो अभी जो पढ़ाया हुआ है वो करेक्ट चीजें पढ़ाई हुई है, उससे किसी को कंफ्यूज नहीं होना। ओके, वो 1950s की बात है, ये हम लोग 1885 में चल रहे हैं। ओके बच्चा, तो लैंगमैन ने ये बोला कि लिपिड की लेयर है। ओके, ओवर्टन की बात को ही उन्होंने कंटिन्यू किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लिपिड की लेयर जो है ये सिंगल लेयर। बस इतनी सी चीज, इतनी इंफॉर्मेशन आपको नोट डाउन करनी। ओके, अनम्यूट हो गया था। तो व्हाट आई सेड कि ओवर्टन ने जो डिस्कवरी की उसमें उन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है। देन लैंगमैन ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है लेकिन मोनोलेयर है। देन आते हैं ग्रिंडल एंड गॉटर। ग्रिंडल एंड गॉटर ने बोला कि लिपिड बाइलेयर है। तो जस्ट आपको एक सीक्वेंस में देखना है कि बेटा इन्होंने क्या बोल दिया, लिपिड बाइलेयर, ये यहाँ पे आपको मार्क करना है। ओके, ये सब मॉडल बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये बस आपको सीक्वेंस में एक हायरार्की समझनी है। तो लिपिड बाइलेयर फर्स्ट टाइम गिवन बाय गॉटर एंड ग्रैंडल, क्योंकि लिपिड मेम्ब्रेन की लेयर तब तक जस्टिफाई नहीं हो सकती जब तक आप उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल को नहीं लाओ। ठीक है, तो गॉटर एंड ग्रैंडल ने भी जो डिस्कवरी की उसके अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ लिपिड की बनी थी, लेकिन लिपिड बाइलेयर, एंड ही फर्स्ट टाइम ही फोकस्ड ऑन द हाइड्रोफोबिक फीवर्स। ठीक है, हाइड्रोफोबिक को कैसे बचाना है उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जस्टिफाई किया कि लिपिड की लेयर जो है बाइलेयर, बाकी कहानी आप जानते हो कि टेल को प्रिवेंट कर। तब सबसे पहले जो मॉडल जस्टिफाइबल आया दैट इज इन 1935 में डैनियल एंड डेवसन ने मॉडल दिया था। डैनियल एंड डेवसन या डेवसन एंड डैनियल एक ही बात है। ठीक है, इनका पूरा नाम था जेम्स डैनियल एंड ह्यूग डेवसन।
इन्होंने जो मॉडल दिया, इस मॉडल को बोलते हैं सैंडविच मॉडल, जो मैंने तुम्हें इंट्रोडक्टरी में बताया था। सैंडविच मॉडल, सैंडविच में हमें क्या ध्यान में रखना, PLLP। अगर डेविडसन का मॉडल पूछता है डायरेक्ट, देन यू हैव टू गो विद दिस सीक्वेंस, अदरवाइज यू हैव टू गो विद दिस, जस्ट अपने नॉलेज के लिए, क्योंकि प्रोटीन आपका आइसबर्ग की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो जो जेम्स डैनियल का मॉडल था, दैट इज लिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन। तो फर्स्ट टाइम ये मार्केबल है बेटा, अगर क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट टाइम के लिए, तो फर्स्ट ही रिपोर्टेड लिपोप्रोटीन नेचर, लिपोप्रोटीनेसियस, जो आप पढ़ते भी हो कि यही नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लिपोप्रोटीनेसियस नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके बच्चा, हु डिस्कवर्ड दैट, who given that, Dawson and Daniel। मॉडल इज सैंडविच मॉडल, और एक मॉडल इसको बोलते हैं ट्राइलैमेलर। ठीक है, अब देखो आप, इनका जो कहना है ट्राइलैमेलर क्यों हुआ, ट्राइलैमेला, लैमेला वर्ड कभी भी आएगा तो उसको रिबन लाइक, लेयर लाइक स्ट्रक्चर से, आप इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो उसको लैमेला आप कह सकते हो बायोलॉजी में। तो रिबन लाइक स्ट्रक्चर, लेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो वही ये क्या कह रहे हैं, ट्राई क्यों बोला, क्योंकि लिपिड को इन्होंने एक काउंट कर लिया, लिपिड लिपिड एक लेयर, प्रोटीन की एक लेयर, लिपिड L2 कर लो, एंड P। तो जो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो क्या दिखेगा आपको, ट्राइलैमेलर। इज इट क्लियर बच्चा? लेकिन देखो इन्होंने अभी आइसबर्ग वाला नहीं बोल रहे हैं, कि पूरा ये जो आपको पर्पल बॉल दिख रही है वो पूरी क्या दिख रही है, कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स, स्फेरिकल प्रोटीन्स लिपिड के लेयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड। साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन बेटा आपको स्कोरिंग रहते हैं, क्योंकि ये बच्चों को याद नहीं रहते हैं, बच्चे इसमें बोर होते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। आपको ये चीजें स्ट्रॉन्ग करके जानी। मैंने पहले भी बताया, यहाँ बायोलॉजी पढ़ रहे हो रैंक के लिए, यहाँ बायोलॉजी का मतलब मिनिमम आपको अलाउड है 360 में 340 तो लाना ही लाना है। ओके, तो जो रैंक बेस्ड क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है जो साइंटिस्ट बोर करेंगे, जो आपको बहुत ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ बनते हैं, वो रैंक डिसाइडेड क्वेश्चन होते हैं। ओके बच्चों, तो ये मॉडल आपका आया 1935 में। अब देखो आपका रेंज जा रहा है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, और वो वाले रेंज में आप आ चुके हो। सीक्वेंस अभी भी आपका क्या है, PLLP वाला ही सीक्वेंस चल रहा है, और इस सीक्वेंस में दिस इज लाइक अ सैंडविच। ओके, इस सीक्वेंस में एक चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, जिससे क्वेश्चन आता है, दैट इज द लेंथ थिकनेस के बारे में पूछा जाता है, कि थिकनेस डैनियल ने क्या क्या दिया। ओके, तो ये वही है बटर सैंडविच मॉडल, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे ये तुम्हें मॉड्यूल में मिल जाएगा। बटर सैंडविच मॉडल, लैमेलर मॉडल, लैमेलर मॉडल, डेविल्सन मॉडल, ये सब एक ही होता है, डेविनिल एंड एप्सन मॉडल, ये सब एक ही मॉडल के नाम है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज लैमेलर मॉडल, ट्राइलैमेलर मॉडल, PLLP मॉडल, proposed by Daniel and Dawson in 1935। According to this model, plasma membrane is made up of two monomolecular protein layer। monomolecular protein layer मतलब जो लेयर है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के प्रोटीन की प्रेजेंट है, जो आपको पर्पल कलर की बॉल से प्रोटीनेसियस लेयर दिख रही है, एंड विच सैंडविच अ लिपिड लेयर। जो सैंडविच आप खाते हो उसमें जो ब्रेड की स्लाइस है वो हो गई प्रोटीन की लेयर, जो आप बटर या स्टफिंग करते हो, टमाटो, ऑनियन, कुछ भी जो आपका मन है, आलू कर सकते हो, तो उन सब चीजों को इन्होंने क्या कह दिया, लिपिड। तो एज अ रिजल्टेंट ये क्या हो गया, PLLP मॉडल। द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर राउंडेड अ हेलिकल। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जस्ट मार्क कर लेना। इसको लिखने के बाद आपको मार्किंग करनी है, आप नोट्स भेज रहे हो उसमें बहुत प्रॉपर मार्किंग अभी अभी और नीडेड।
जिनको भी मैं मार्किंग के लिए सजेस्ट करती हूँ मैसेज, वो प्लीज मार्किंग को फोकस करें, फर्स्ट लेक्चर को रेफर करें। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ है आपको मार्किंग कैसे करके रखें। अब इसके जैसे अभी मैंने बोला ना कि दिस इज फॉर द कंपैरेटिव क्वेश्चन, तो एक आपकी पेंसिल चलनी चाहिए। कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने नेचर दिया, क्या दिया? नेचर दिया है कि प्रोटीन जो है वो राउंडेड है, स्फेरिकल राउंडेड एक ही बातें होती है, ग्लोबुलर भी राउंडेड को ही बोलते हैं। इसको लिख लो तुम लोग, ग्लोबुलर, ठीक है, और स्फेरिकल और राउंडेड, ठीक है, एंड हेलिकल। अल्फा हेलिक्स होता है प्रोटीन में, स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स, तो उसकी बात इन्होंने कही। इज इट क्लियर? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आ रहा है? What he gave the nature of protein, तो structure of protein, ठीक है, स्ट्रक्चर, प्रोटीन प्रेजेंस है एंड प्रोटीन का स्ट्रक्चर इन्होंने क्या दिया कि राउंडेड है और हेलिकल। इज इट क्लियर? ओके, अभी आपको इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है जो इन्होंने लेंथ के लिए दिया था, और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में भी सेम चीज ही फॉलो की गई थी। तो आपको मॉड्यूल में वो पैरामीटर दिया हुआ है, देखो ट्राइलैमेलर के अंदर केसम ऑफ फोर्थ एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में वो पैरामीटर न देके 75 एंगस्ट्रॉन दिया हुआ है। तो आपको ये बहुत क्लियर रखना है कि जो इन्होंने लेंथ दी हुई थी वो थी 20 एंगस्ट्रॉन, 20 एंगस्ट्रॉन, मतलब 75 एंगस्ट्रॉन। तो आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायमीटर होती है, थिकनेस होती है, तो 75 एंगस्ट्रॉन को डिवाइड करना है। तो सेम इन्होंने क्या किया है, देखो पी एल एल पी बोल रहे हो ना, तो ये हो गया 20, ये हो गया 20, ये हो गया 20 एंगस्ट्रॉन, 20 एंगस्ट्रॉन हो गया आपका 40, बचा क्या? 35, ठीक है। ये है आपकी दोनों लेयर मिलके 35 एंगस्ट्रॉन बना रही है। तो ये आपको एक ये चीज पॉइंट याद रखना है, ठीक है। Thickness of plasma membrane was proposed to be 75 angstrom, 20 angstrom each for proteins and 35 angstrom for lipid bilayer. आपको नोटिस क्या करना है, जो पॉइंट मैं बता रही हूँ अभी, कि ये आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है रॉबर्टसन मॉडल में, और यही ये मॉडल एक्चुअली अगर एक को चूज करना होगा रॉबर्टसन, और मॉडल में दिया हुआ है सैंडविच मॉडल में, एंड अगर आपको साथ में ऑप्शन में रॉबर्टसन आते हैं, क्योंकि दोनों लोग का एक ही है, तो मैं आपको बता रही हूँ प्रेफरेंस आपको रॉबर्टसन को देनी। ओके, ध्यान रखोगे? मार्क किया ये पॉइंट? अगर निकोलसन आते हैं, अगर बाकी कोई भी लैंगमेयर वगैरह आते हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। वो लोगों ने लिपिड की बात की थी और निकोलसन ने तो बहुत आगे सारा जो आप कोलेस्ट्रॉल लिपिड सारे चीजें देख लिया अभी तक, वो सब मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। उसमें तो इसकी कोई बात नहीं है, सिंपल थिकनेस की बात है, उसके बाद कंपोजिशन की, फंक्शन की बात, क्योंकि ये सब ऑलरेडी रिवील हो चुका था। लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा जब आपको यूनिट मेम्ब्रेन और सैंडविच मॉडल दोनों पूछेगा एंड थिकनेस भी हो, ठीक है। और दोनों ऑप्शन में आपको प्रेफरेंस देना होगा रॉबर्टसन को, क्योंकि इन्होंने ज्यादा जस्टिफाई तरीके से इस थिकनेस को दिया, ठीक है। बाकी कहानी वही है कि हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, लेकिन ड्रॉबैक, ड्रॉबैक भी याद रखना है कि इस मॉडल का, मतलब सैंडविच मॉडल का ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखना, मॉड्यूल में लिखा है दिस मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डायनामिक नेचर एंड इट्स फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। मींस दे एक्सप्लेन, अगर हम इसको सिंपल वर्ड में लिखें तो दे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, the structure of plasma membrane
explained without including the active transport mechanism. ठीक है, पूरा मॉडल आने तक आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर कैसे है, उसके दोनों साइड में ट्रांसपोर्टेशन कैसे चल रहा है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात हो गई, डिफ्यूजन की बात हो गई कि हाइड्रोफिलिक जो है वो वाया प्रोटीन चैनल आएंगे एंड हाइड्रोफोबिक जो होंगे वो वाया लिपिड लेयर आ जाएंगे। बट स्टिल एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होगी उसकी बात अभी तक नहीं हुई। ओके बेटा, नाउ आता है यूनिट मेम्ब्रेन। सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ये आया 1935 में, अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आएगा 1958-59 में। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इट कम्स इन 1959, आप लिख लो, गिवन बाय रॉबर्टसन। और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला जो है वो आपका सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल से ही आता है। इवन आपका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसको इजी माना जाता है, साइंटिस्ट को भी इजी माना जाता है, तो वो क्वेश्चन कम आते हैं, इसलिए मैं आपको रिवाइज करूँ, ये मतलब इंक्लूड किया हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। Okay, given proposed by Robertson in 1953. आपको मॉड्यूल में दिया हुआ है 1959, you have to follow this. बेटा वहाँ पे पेंसिल से करेक्ट करना 1953-59, या आप इसको ऐसे रेंज लिख लो, जो इस रेंज में आएगा उस ऑप्शन को आप क्लियर कर, जो इसके नियर बाय रेंज का रहेगा ना, चारों इस रेंज में नहीं रहेंगे, इतना मुझ पे ट्रस्ट करो, ठीक है, जो भी इसके नियर बाय रहेगा या इन दोनों में से एक रहेगा उस ऑप्शन को आप टिक कर दोगे। देखो हिस्टोरिकल वाले में ना कहीं कहीं पे काफी कंफ्यूजन है, कुछ बुक कोई ईयर देती है, कुछ बुक कोई ईयर देती है, किसी किसी डिस्कवरी के लिए, हर डिस्कवरी के लिए नहीं। जैसे मैंने आपको चिल्ड्रन सॉन्ग बनाया, वो यूनिवर्सल सब जगह आपको एक ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रुडोल्फ विर्को, लुइस पास्चर का, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का, रॉबर्ट हुक का, ये जो बड़ी बड़ी डिस्कवरी है ना, इनका कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा ईयर आगे पीछे रहता है बुक्स में। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इज 75 एंगस्ट्रॉम, और ये आपको बता दिया मैंने, सिमिलर टू बटर। अब देखो कंपैरेटिव वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, उन्होंने स्फेरिकल एंड यूनिट मेम्ब्रेन में सैंडविच मॉडल में उन्होंने क्या बोला कि स्फेरिकल है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है, लेकिन अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में उस चीज को डिनाई कर दिया गया और बोला गया बीटा लीनियर प्रोटीन्स है, बीटा लीनियर प्रोटीन्स हैं, बाकी चीजें मिलती हैं। अभी तक भी चल रहा है कि ये बटर सैंडविच मॉडल से अरेंजमेंट को एग्री कर रहे हैं, सिमिलर टू बटर सैंडविच मॉडल इन अरेंजमेंट बट डिफर इन प्रोटीन टाइप। तो इससे क्वेश्चन यही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, ईयर वाइज क्वेश्चन कम आने के चांस है यहाँ पे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा प्रोटीन्स के नेचर से, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एरिया का, क्योंकि उसमें वेरिएशंस आ रहे हैं। ओके, इसका ड्रॉबैक क्या था, ये अगेन ये डायनामिक बिहेवियर जो फ्लूइडिटी नेचर है उसको एक्सप्लेन नहीं किया, किस तरीके से परमिएबिलिटी होती है उसको एक्सप्लेन नहीं किया, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा वो एक्सप्लेन नहीं हुआ इस मॉडल में। देन फाइनली आपका आ जाता है निकोलसन मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल, ये आप लिख लोगे, एक बार स्क्रीनशॉट देखना चुप है। इसको बेटा आपको प्रेफरेंस देनी है रॉबर्टसन वाले केस का। कोई क्वेश्चन यहाँ से? ड्रॉबैक, ड्रॉबैक स्क्रीनशॉट ले लो। ड्रॉबैक है इस मॉडल का सेम चीज, ये डायनामिक, यहाँ पे अभी डायनामिक बिहेवियर की बात नहीं हुई, डायनामिक नेचर क्या होता है, जो चेंजेबल हो, ठीक है, जो स्टैटिक ना हो, नॉन स्टैटिक हो, जो अपने आप को चेंज कर रहा है। तो आप तो अभी जनरल इतना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने पढ़ा दिया, जिसमें आप एक्सोसाइटोसिस देखिए, एंडोसाइटोसिस देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेसाइकल्स बना सकती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिक्रीशन कर सकती है। तो आप क्या देख रहे हो, उसके मल्टीपल फंक्शंस देख रहे हो, जो तभी पॉसिबल है जब वो एक रिजिड स्ट्रक्चर ना हो, तो डायनामिक बिहेवियर है उसका।
उसके बारे में तो खैर अभी तक कोई बात हुई नहीं, किसी भी साइंटिस्ट ने कोई बात नहीं की। अभी सिर्फ इतना चल रहा था कि अगर ये प्रोटीन और लिपिड की लेयर है तो इससे मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, वो मॉलिक्यूल्स आपको बताए कि सेल के रिक्वायरमेंट के लिए एसेंशियल हैं, जरूरी हैं, तो उनको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होना होगा। ओके बच्चों, आप ग्लाइकोलिसिस जो देखते हो उसके लिए आपका सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर? आप नाइट्रोजन आपको नीडेड है, नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में आता है। फिर आपको सोडियम चाहिए, नर्वस सिस्टम में चाहिए, बाकी पोटेशियम बाकी मेंटेन के लिए चाहिए, मैग्नीशियम बहुत मस्ट है, पोटेशियम बहुत मस्ट है, कार्बोनेट आयन भी मस्ट है। सभी चीजें यहाँ पे जो है वो एसेंशियल है। ओके, तो इनके ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म नहीं दी कि किस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट होंगे, क्या इनका नेचर होगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है? अच्छा, कुछ क्वेश्चन, आज कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा तुम लोगों से, जरा फटाफट क्वेश्चन बताओ। यहाँ से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन से केमिकल को यूज किया जाएगा? आरबीसी की मेम्ब्रेन दी है, आरबीसी की मेम्ब्रेन से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो किस केमिकल को यूज किया जाएगा? हिंट दे देती हूँ, मिसल फॉर्मेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फास्ट रिप्लाई करो। फिर बैक टू एनसीईआरटी आपका आ गया निकोल्सन मॉडल, सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल। ये कब आया? 1972। ठीक, जो आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सिर्फ एक मॉडल के ओरिएंटेड आपको डिस्टिंग्विश करके मॉडल का नाम देके पूरी चीजें लिखी हुई हैं। तो यू हैव टू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रिवाइज योर नोट्स। अगेन एंड अगेन आपको लिखने की नीड नहीं। क्वेश्चन का आंसर एसडीएस। यस बेटा, एसडीएस का फुल फॉर्म ट्राइटोन X100। यस करेक्ट। एसडीएस का फुल फॉर्म ओके। चलो अब यहाँ पे देखो, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। यस बेटा करेक्ट है। चलो यहाँ पे देखो, yes beta correct. An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson, widely accepted as fluid mosaic model. सबसे इजी क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाता, मैच द कॉलम में कहीं पे आपको मिल सकता है, और मैच द कॉलम में मिला तो ट्रस्ट मी बेटा एमसीक्यू के 3 ऑप्शन में सही चीज दिया होगा। मतलब इफ सिंगर एंड निकोलसन गिवन इन ए का सी से मैच हो रहा है तो आपको मतलब 1 का 3 से मैच हो रहा है तो आपको आपको ऑप्शन ए बी सी डी में 3 ऑप्शन में जाएगा सिंगर एंड निकोलसन। तो दिस इज नॉट द स्कोरिंग पॉइंट, ये सबको पता होता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है 1972 में। ठीक है, जो कि एक्सेप्टेड मॉडल है, ये अभी भी यही पढ़ा जाता है, कोई इसके बाद ऐसा इसको इम्प्रूव करके नया मॉडल अभी नहीं आया है। तो दिस इज ब्रॉडली एक्सेप्टेड, जो वर्ल्ड वाइड आपको पढ़ना होता है। इसके पहले के जो मॉडल आज मैंने मेंशन किए वहां से क्वेश्चन आता है तो आपका टफ जाता है। व्हाट इट मीन्स कि मैच द कॉलम में आएगा तो इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप हमेशा मैच द कॉलम, चलो ये भी एक ट्रिक बता देती हूँ, मैच द कॉलम को सॉल्व करते वक्त आप हार्ड कोई भी ऐसा चीज जिसको जो टफ था उसमें अगर आपको कॉन्फिडेंस है, जैसे किसी प्रोटीन का नाम पूछा है, किसी ऐसे डिजीज का नाम पूछ लिया है, किसी माइक्रोब से फंक्शन से रिलेटेड समहाउ कुछ ऐसा पूछा है जो आप श्योर हो, क्लियर, उसको आप करना। वो अगर एक आपको आता है ना तो यू विल फाइंड कि जो टफ होता है उसी को वो एक सिंगल ऑप्शन में देते हैं और फटाफट आपका ये एमसीक्यू जो दिखता है एकदम आधे पेज का एमसीक्यू रहता है, बढ़िया से मैच द कॉलम दिया है, वो हार्डली 5 सेकेंड में सॉल्व हो जाता है। क्लियर? कैसे? क्योंकि आपको बाकी सारे ऑप्शन में जाना ही नहीं पड़ेगा।
यू हैव टू जस्ट गो थ्रू, इसमें सबसे ज्यादा टफ कौन है और उसके लिए आप श्योर हो, फटाफट उसका जहां मिला अब उसका आप ऑप्शन देखोगे ए बी सी डी में, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक ही ऑप्शन में दिखेगा, एंड जैसे ही वो एक ऑप्शन में आपको दिखा, अब उसके बाकी के रिमेनिंग ऑप्शंस को आप मैच करो, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब आप क्या यहाँ पे बच्चे कैसे ट्रैप होते हैं, जो इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं कर, वो एक आता है उसी को देखते हैं, अरे इसमें भी ए में भी, बी में भी है, डी में भी है, अब वो ए बी डी के बाकी ऑप्शन को देखेंगे, यार ये तो हम श्योर हैं कि केराटिन प्रोटीन यहाँ पे नेल्स में होता है, हेयर में होता है, अब ये नहीं सोच रहे हैं कि दिस इज वेरी कॉमन पॉइंट, वो 3 में है तो उसके साथ बी भी मैच कर रहे हैं, ए भी मैच कर रहे हैं, डी भी मैच कर रहे हैं, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, उस पर रुकना ही नहीं है, जो आपको आने वाला है ना, जो बहुत इजी चीज है उसमें नहीं रुकना। चलो ये सब तो खैर प्रैक्टिस की बात है, हम कराते रहेंगे सबको। अब यहाँ पे अभी तक जो डायनेमिक नेचर की बात नहीं हुई थी वो यहाँ पे जस्टिफाई हो गया क्वासी-फ्लूइड नेचर से। क्वासी-फ्लूइड मीन्स वही जेली टाइप का फ्लूइडी नेचर, ना पूरा लिक्विड ना पूरा सॉलिड। Yes, enables lateral movement of protein within the overall bilayer. ये पढ़ चुके हो। This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. ठीक है, the fluid nature of membrane is also important from the protein point of view of function like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis, cell division. अब एक बार जरा पॉज लो और ये सारे पॉइंट देखो, क्या इनमें से कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? आई एम अंडरलाइनिंग इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। ठीक है, इंटरसेलुलर दो सेलुलर के बीच में कनेक्शन को बनाने में ये सारे ऑप्शंस में आ जाएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर क्या प्रमोट करता है, उस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ लेता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने ही 5 स्टार लगा दिया इस पे, तो एक ये आप लाइन लिख लोगे तो आपको फ्लूइड नेचर से रिलेटेड, क्योंकि सभी की मैकेनिज्म आपको पता होगी। आप किसी चैप्टर में आप जंक्शंस की बात करोगे, किसी चैप्टर में यू विल टॉक अबाउट द सिक्रीशन, जब हम हार्मोन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वो सिक्रीटरी मॉलिक्यूल है, जब आप एंजाइम पढ़ोगे तो वो सिक्रीशन के थ्रू आ रहे हैं, तो यू विल फाइंड कि ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिक्रीशन नहीं करेगी तो वो सेल के अंदर सिंथेसाइज होकर अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं आता। सेम वे में एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, ये सभी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आपकी ऑलरेडी नोटेड होंगी, ये जस्ट इस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने पढ़ा दिया है तो आप जानते हो कि उसका क्या नेचर है, कैसे प्रेजेंट है, तो आपको ये रिवाइज करने की नीड नहीं है, दोबारा लिखने की नीड नहीं है। जस्ट माइंड में सेट रखो कि जो आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है दैट इज सिंगर निकोल्सन मॉडल, और लिखना है तो फिर लिख लो। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन बेस्ड ऑन फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक, आरबीसी मेम्ब्रेन इज यूज्ड फॉर स्टडी proposed by Singer and Nicholson in 1972. According to this model, the plasma membrane is a continuous lipid bilayer having integral protein. इंटीग्रेटेड प्रोटीन है, बीच बीच में है। ठीक है, लिपिड फॉर्म बेसिक स्ट्रक्चर एंड कोर ऑफ द मेम्ब्रेन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर एक को आपको देखना है तो फॉर द फ्लूडिटी, मैंने पहले भी बताया, फ्लूडिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इलास्टिसिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज प्रोटीन। The lipid molecules are arranged in head parallel pattern, मतलब head बाहर की तरफ. It means in bilayer of lipid, the heads are present outer side and tails are present in middle of the bilayer. अब ये आपको head parallel pattern ये क्वेश्चन में पूछ सकता है. What is the head parallel pattern? It is related to which model? ये क्वेश्चन बन जाएगा. तो एकदम ध्यान से हमको सेंटेंस के अंदर से एमसीक्यूज निकालना है. ठीक है, हेड पैरेलल पैटर्न इज डील विद द प्रोटीन और लिपिड, तो इट इज फॉर द लिपिड. क्या कह रहा है, बाइलेयर को कह रहा है, जिसमें हेड किसको फेस करेगा, वाटर एंड को फेस करेगा, मतलब या तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को या तो इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को. In bilayer of lipid, the protein do not form continuous layer, that is fact. और ये कहाँ पे आया बेटा, ये सिंगर एंड निकोल्सन में आया.
आप देखो इमेज जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है वहां पे भी आपको ग्लोबुलर प्रोटीन्स दिख रहा है आपको लैमेलर मॉडल में, एंड देन आपको नीचे एक इमेज दिया हुआ यूनिट मेम्ब्रेन में, उसमें भी म्यूको प्रोटीन की बात की जा रही है, नॉन म्यूको प्रोटीन इनर फेस पे एंड म्यूकर प्रोटीन आउटर फेस पे, जो कि एक सिक्रीशन की तरह जैसे म्यूकस सिक्रीशन करते हैं उसी तरीके से एक लेयर पूरी फेस कवर है, ठीक है। तो वो प्रोटीन के वो लिपिड के ऊपर है, जो कि करेक्ट नहीं है। एक्चुअली में क्या है, इंटीग्रेटेड है, इन बिटवीन प्रेजेंट है। सम प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। अब कुछ वर्ड आपको ध्यान में रखना, सुपरफिशियली वही, पेरीफेरी आउटर ऊपर की तरफ, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, while most of the proteins are embedded in the bilayer intrinsic protein, clear, integral protein from the mosaic pattern, iceberg वाला। The intrinsic proteins can be carrier or enzymatic, ये पहले भी बता चुका है, या तो वो कैरियर मतलब कैरी करवाएंगे कि मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो जाए इस साइड से इस साइड चला जाए, तो वो इसको कैरी कराते, या तो वो एंजाइमेटिक होंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एटीपेज कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे रिएक्शंस होंगे, क्लियर, यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगे, ऐसा ओपन टनल जैसा चैनल नहीं होगा, वो रिएक्ट करेगा देन वो अलाउ करेगा, उसमें कुछ चेंजेस होंगे एंड देन वो ट्रांसपोर्ट होगा। The membrane proteins are globular proteins. Proteins provide flexibility, mosaicness, and dynamism to the membrane. Lipids responsible for the fluidity of membrane. Protein iceberg in the sea of lipids. ये भी आपने पहले देखा. That is related to fluid mosaic model. The structure of membrane is maintained due to hydrophobic interaction. पहले भी मैंने बताया, अगर एक चीज आपको टिक करनी है कि किसकी वजह से स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मेंटेन है, that is hydrophobic interaction of lipid tail and cholesterol. Fluid mosaic model is superior than the other models because it explains the phenomena of permeability. ओके, ये अगेन कंपैरेटिव वाला, जो उनका ड्रॉबैक था कि वो परमेबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, वही चीज यहाँ पे ओवरकम कर ली गई एंड दे एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ परमेबिलिटी, क्योंकि हाइड्रोफोबिक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जब वहां से प्रोटीन मॉलिक्यूल हटेगा, जैसे कि यूनिट मेम्ब्रेन में कह रहा है कि प्रोटीन की पूरी लेयर है, तो प्रोटीन की पूरी लेयर है तो उससे हाइड्रोफोबिक नहीं जा सकता था, डिफ्यूज नहीं हो सकता, तो पहले आपको प्रोटीन को तोड़ना पड़ा और आपने मोज़ेक पैटर्न में प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ओके, क्लियर है? ओनली दिस मॉडल एक्सप्लेन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड कैरियर प्रोटीन कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये इसके क्या हो गए, इसके पॉजिटिव पॉइंट हो गए, इसके इंपॉर्टेंस होगी, क्लियर। और यही सब बाकी मॉडल्स में नहीं था, वो ड्रॉबैक हो गए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। इट डिफर फ्रॉम प्रीवियस मॉडल इन अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन। अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन तो टोटली डिफरेंट हो गया ना, मोज़ेक पैटर्न आ गया, आइसबर्ग की बात हो गई, मतलब लेयर नहीं है, प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कहा गया इस मॉडल, एंड दैट इज ट्रू। इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई क्वेरी? बेटा थोड़ा एक्टिव रहो, फास्ट रिप्लाई करो, फास्ट लेक्चर लेना है आज, कंटेंट देना है ज्यादा। ये अभी तक लगभग सब रिवीजन है, बस साइंटिस्ट नेम ही आपको मिले हैं। एनी क्वेरी? नो, ओके ओके, गुड। Now, function of plasma membrane. One of the most important function of plasma membrane is the transport of the molecule across it. Transportation is very important function of plasma membrane. Selectively permeable, इसी से तो आ रहा है कि वो select करेगा और transform करेगा. The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. मतलब ये बोथ डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन को मेंटेन कर रही है।
Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called the passive transport. जब तक एनर्जी की नीड नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्टेशन होता है, तब तक हम ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। और जैसे एनर्जी यूज होगी उसको कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। न्यूट्रल सॉल्यूट, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूट मतलब जिसके ऊपर कोई आयन ना हो, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, न प्लस चार्ज हो neither positive nor negative charge, तभी तो वो न्यूट्रल हो गया ना बेटा, क्लियर? So neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient, that is from higher concentration to the lower. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम एक चीज आपको और बता दें, न्यूट्रल और किस केस में होता है? When positive charge is equal to negative charge, means किसी मॉलिक्यूल में अगर वन पॉजिटिव एंड है और वन नेगेटिव एंड भी है, तो भी वो क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है, वन वन न्यूट्रल है ना। उस पे आप नेट पॉजिटिव नहीं कह सकते हो, नेट नेगेटिव नहीं कह सकते हो। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हैं, देन आल्सो दैट मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल इन नेचर, बट उसके पास पॉजिटिवली चार्ज एंड होगा और नेगेटिवली चार्ज एंड भी होगा। आया बच्चा समझ में? जैसे एग्जांपल में बता देती हूँ, ये सिंपल अमाइनो एसिड है बेटा, एकदम अमाइनो एसिड का सिंपल मॉलिक्यूल है, छोटा अमाइनो एसिड जो आपके खाने में आपने लिया था प्रोटीन को, उसको डाइजेस्ट कर दिया स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो एब्जॉर्ब हो गया है, वो ब्लड में आ चुका है, वो सेल में ट्रांसपोर्ट होने जा रहा है, तो इट कुड बी पॉसिबल कि अकॉर्डिंग टू पीएच ऑफ ब्लड वो बोथ आयन को कैरी कर रहा है। ठीक है, इसको बस याद रखना, मैं बताऊंगी इसके बारे में आपको बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका होता है NH2 एंड COOH, इसकी जगह होता है COOH और इधर होता है NH2। तो इन दोनों केसेस में आपको दिख रहा है कि कोई चार्ज नहीं है, बट एज रिक्वायरमेंट ऑफ पीएच उसने H+ आयन डोनेट कर दिया एंड इसने H+ आयन ब्लड से ले लिया है। तो ये क्या हो सकता है आपका? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोथ, बट इट इज एक्चुअली न्यूट्रल इन नेचर। ये बस समझाने के लिए दिया है, अभी इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है आपको। ये चैप्टर है की चैप्टर, तो कई सारी चीज यहाँ पे चलती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। ओके, न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अब इनके पास चार्ज, आपका कोई नेट चार्ज नहीं है, तो इनको ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से करना है? लिपिड लेयर, लिपिड वाले पोर्शन से, प्रोटीन चैनल की नीड नहीं है इनको, तो लिपिड लेयर से सिंपल डिफ्यूजन, या वो चैनल प्रोटीन के थ्रू जाएंगे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, न कि उसके पास कोई चेकिंग के लिए स्ट्रक्चर है, तो वो कैरियर प्रोटीन के along the concentration gradient। अब ग्रेडियंट क्या होता है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, जैसे एग्जांपल दूं मैं कि ये सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर सोडियम प्लस आपके 8 मॉलिक्यूल है और इधर सोडियम प्लस आपका 2 मॉलिक्यूल है। ओके, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? 6 का ग्रेडियंट है, 8 - 2 इज इक्वल टू 6, क्लियर? और ये किधर से किधर है? हाई टू लो मूव कर सकता है, तो हाई आपको 8 वाला साइड है, लो आपका 2 वाला साइड है। तो मूवमेंट क्या होगा? सिंपल अगर मूवमेंट होगा विदाउट यूजिंग एनर्जी, तो प्रोटीन चैनल से ये ट्रांसपोर्ट होगा और
हायर टू लोअर होगा, तो डिफ्यूजन इज 8 to 2। इज इट क्लियर? इस पे और भी बातें करेंगे, अभी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में। तो ग्रेडियंट मतलब किसी भी चीज, किसी सेम चीज का आप दो पॉइंट पे कंसंट्रेशन देखते हो, तो वो दो पॉइंट में उसका जो डिफरेंस है दैट इज ग्रेडियंट। तो जब तक विदाउट एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्शन इज फ्रॉम हायर टू लोअर। Water may also move across this membrane from higher to lower concentration. Water अपना aquaporins के थ्रू मूव करता है, वो भी higher to lower concentration without using energy. Clear? Movement of water by diffusion is called osmosis. ये diffusion ही है, लेकिन जब आप water के movement की बात करते हो तो वहां पे एक term आता है osmosis. ठीक है? As the polar molecules cannot pass through, अभी मैंने बताया था आपको polarity होगा तो वो लिपिड से नहीं आएगा, through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. और इसके पीछे की आप एकदम सिंपल से मैकेनिज्म समझो कि ये जो मॉलिक्यूल है ये वाटर में प्रेजेंट था और इसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए वाटर ही चाहिए। तो ये लिपिड बाइलेयर में तो वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है बेटा। ओके, तो वाटर को ट्रांसपोर्टेशन की जगह कहां से मिल रही है? कैरियर प्रोटीन चैनल से। तो वाटर के साथ साथ ये मूव कर रहा है। जस्ट सपोज यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि यहां से वाटर ट्रैवल करके आ रहा है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहा है, ये ब्लू वाला पोर्शन वाटर मॉलिक्यूल हो गया। तो इसी ब्लू वाले पोर्शन के साथ साथ लिपिड मॉलिक्यूल आपके ट्रैवल, सॉरी वो पोलर मॉलिक्यूल आपके ट्रैवल हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बच्चा समझ में आ रहा है? ये वाटर के साथ अंदर आ गया। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में मैं इतना टाइम इसलिए ले रही हूँ ताकि आपकी फिजियोलॉजी स्ट्रॉन्ग जाएगी। ये डायरेक्ट लिपिड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता था, इसको पाथ चाहिए था। वाटर जहां से बहेगा वहां से ये ट्रांसपोर्ट होगा। So as the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate. फैसिलिटी चाहिए उसको। कैरियर ने क्या किया? उसको फैसिलिटी दे दी। आपको घर से कैप्सन आना है, आपके पास ऑप्शन है, आप पैदल आ जाओ। आपके ऑप्शन है, आपके पापा छोड़ दें, पापा कभी बाइक से छोड़ दें, कभी कार से छोड़ दें, मम्मी कभी छोड़ दें, स्कूटी से ड्रॉप कर दें। देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऑटो से चले जाएं। तो जब आप खुद से चल के गए तो वो सिंपल डिफ्यूजन हो गया। जब आप बाइक से आए तो वो क्या हुआ? आपने बाइक की फैसिलिटी ली, आपने पापा की फैसिलिटी, आपने स्कूटी से आना प्रेफर किया मम्मी के साथ, मम्मी की स्कूटी की और मम्मी की फैसिलिटी ली है। तो सेम वे में कोई मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर, अगर उसने फैसिलिटी ले ली तो दैट ट्रांसपोर्ट इज फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। पूरा हम चार्ट दे देंगे अभी इसका। अभी आपको ये पॉइंट आज नोट करा रही हूँ। ठीक है? A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient. अभी तो हमने पॉजिटिव की बात की, मतलब 8 से 2 की तरफ गया मॉलिक्यूल। अब हम कह रहे हैं कि हमारी डिमांड जिधर ज्यादा है उधर ही और चाहिए। जैसे तुम्हारे घर में अगर तुम भाई बहन ने कभी चॉकलेट के लिए किया हो आपस में बात, तो आप कैसे बात करते हो कि छोटे भाई बहन अक्सर थोड़ा जिद्दी होते हैं, दुलारे होते हैं, तो वो ऑलरेडी उनके हाथ में 4 चॉकलेट होगी, लेकिन फिर भी वो मुंह बना के घूमेंगे और मम्मी पापा की सिफारिश लगाएंगे कि भैया दीदी से 2 और दिला दो, 1 और दिला दो। तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ? वो उसके पास ज्यादा था, वो चाहे तो अभी आपको इक्वल करने के लिए दे दे। इक्विलिब्रियम नहीं होता है मेम्ब्रेन के दोनों साइड में, हमेशा डिफरेंस होता है, ये एक चीज याद रखो। अब इस डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हमने क्या कहा? मम्मी के ऑर्डर क्या है आपके पास कि तुम बड़े हो ना, सुनते क्यों नहीं हो? वो मांग रहा है, वो नहीं मान रहा है, तो उसको अपने में से एक चॉकलेट और दे दो। तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 थी, उसके पास ऑलरेडी 4 थी, लेकिन मम्मी का ऑर्डर आने के बाद तुम्हें अपने 2 में से एक और उसको देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन जब होता है तो जो वो मम्मी ने तुम्हें सोर्स लगाया, दैट इज द यूज ऑफ एनर्जी। एंड एनर्जी को यूज करके ही
लोअर साइड से हायर साइड की तरफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इज इट क्लियर? बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से ये सब कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठाना है बेटा, लाइफ टाइम के लिए। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा काम आने वाली है। वेरी गुड, ठीक है। तो अब इस केस में आपको क्या यूज करना पड़ा? मम्मी की सिफारिश। अदरवाइज छोटे भाई को तो आप एक थप्पड़ देते और 2 चॉकलेट उसका लेते और चल देते। Such a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized and is called active transport. So without using energy, all the transportation, either you talk about the diffusion or you talk about the passive transport, uh, uh, carrier transport, all are included in passive transport. And when you use the energy for the transportation, the mechanism is active transport. Example दिया हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। इसको डिटेल में भी देखेंगे अपन। अभी जरा फटाफट बता दो यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है? अभी आपको कुछ कुछ एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे टर्म्स मिलेंगे, अभी आपको प्रोसेस पूरी नहीं पता है। कोई कंफ्यूजन? ओके गुड। अब हम फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन से इंक्लूड करते हैं कुछ पॉइंट्स देखते हुए और कुछ कॉन्सेप्ट बेटा जो मैं बात कर रही हूँ कि विदाउट यूजिंग एनर्जी, विद यूजिंग एनर्जी, इसको सिंपल चीजों से समझते हैं। आपको हमने हिल पे खड़ा कर दिया है और हिल के नीचे आपका बड़ा बढ़िया वाला बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ है, ठीक है। एक अच्छा वाला बेस्ट फ्रेंड है, वो जिद कर रहा है कि वो ऊपर आएगा ही नहीं, क्लियर। लेकिन उससे तुमसे तुमसे कोई चीज चाहिए, तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर, एक डायरेक्शन ले लो, ये हो गया। अब ऊपर हमने एक्स्ट्रा लिया है तो यहाँ पे हम इंट्रा सेलुलर ले रहे हैं, दोनों हो सकता है बेटा, बहुत कंडीशन हो सकती है, क्लियर। अब इसके पास से हमने वो ये बोल रहा है कि तेरे पैर के पास जो पत्थर है उसको तू यहाँ पे दे दे। तो इसने बोला ठीक है, तेरे पैर के पास नहीं है, मेरे पास है, मेरे पास ज्यादा है पत्थर यहाँ पे, ये वाले पत्थर जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो यहीं पे प्रेजेंट है, नीचे नहीं है। तो इसने क्या किया, ये क्योंकि पत्थर था, टूटेगा है नहीं, तो इसने धीरे से उसको पुश कर दिया, ठीक है। जस्ट क्योंकि इसको तो यहाँ पे मूवमेंट होगा तभी होगा ना, तो क्या पत्थर वो वहां तो आप आयंस को अपने आप मूव करा रहे हो, कंसंट्रेशन क्रेडिट के वाटर के अकॉर्डिंग। अब चलो पानी की बोतल है उसके पास या पानी का कैन है, अगर वाटर आपको ऐड करना है तो पानी का कैन है, उसको यहाँ से आप पानी के साथ बहा दो, तो ये पत्थर भी उसमें छोटे छोटे पत्थर जो होंगे वो बह के इसके पास आ गए। तो इसके पास नहीं थे तो ये पहुंच गया। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? आप किधर आए हो, हिल से नीचे की तरफ आए, ध्यान से समझना, दैट फिनोमेना इज डाउन हिल। यहाँ पे अभी आपने बहुत एनर्जी नहीं लगाई है और न ही फैसिलिटी ली है, यही हो गया आपका लिपिड के थ्रू। ओके बच्चा, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात में ये दोस्त वहीं खड़ा है, अब इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास, तुम्हारे पॉकेट में एक ग्लास का, मतलब शीशे का, ग्लास का सर्टेन ऑब्जेक्ट है कोई, ग्लास का जो इसने दिया होगा तुम्हें, और वो वापस मांग रहा है कि मैं ऊपर नहीं आऊंगा, तुम मुझे दो, क्लियर। तो तुमने क्या किया कि भाई यहाँ से ग्लास का ऑब्जेक्ट दूंगा मैं इस तरीके से पत्थर की तरह, तो ऑब्वियसली ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? ब्रेक डाउन कोई चीज होती है तो उसका अपना नेचर खत्म हो जाता है, वो जिसमें ब्रेक हुआ है उसका नेचर उसका रिप्लेस हो जाता है उससे। तो अब इस केस में ये यहाँ पे फैसिलिटी ढूंढ रहा है कि मैं क्या करूं। अब ऑल ऑफ सडन समझ लेते हैं कि ये कोई बंदी है, इस बंदी ने एक दुपट्टा ओढ़ रखा है, ठीक है, या इसके पास कोई बैग है, ये लड़का है कोई और इसने एक कैरी बैग ले रखा है, तो इसने बोला रुक भाई तू इतना जिद कर रहा है तो ऊपर तो आएगा नहीं, ठीक है। और ये कांच इसके पास है नहीं, तो हायर क्या हुआ, ये हुआ, लोअर क्या हुआ, ये हुआ। लेकिन वो पत्थर की तरह इस तरीके से नहीं लुढ़का सकता था, तो उसने अपना बैग लिया और बैग के अंदर उसको कैरी करा। समझना आप ध्यान से बच्चों, बैग के अंदर उस ग्लास के ऑब्जेक्ट को फिट कर दिया, अब इस बैग को ट्रांसपोर्ट करा, क्लियर। ये बैग ट्रांसपोर्ट हो गया तो वो आ गया इसके पास। इज इट क्लियर? तो इसने क्या दी, इसने इस बैग की फैसिलिटी ली,
समझना हर एक चीज को। ये क्या हो गया? फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, जिसमें कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर? अब बात आती है कि ये तो बहुत डिमांड कर रहा है नीचे से। अब ऊपर वाले ने बोला कि हो गई तेरी सारी इच्छा पूरी, जो जो था मेरे पास वो ले लिया तूने, चल भाई अब तू भी मुझे कुछ दे। ये बोला भाई मैं नीचे हूँ, तू ऊपर खड़ा है, तो तेरे को कैसे मैं पहुंचा सकता हूँ कोई चीज? तू तो बड़ा ऊपर से आराम से नीचे मूव करा दिया, और वो चीज अकॉर्डिंग टू जो स्लोप है उसके अकॉर्डिंग वो मूव करके आ गया, और उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड नहीं हुई। अब लेकिन ये भी जिद्दी कम नहीं है, दोस्ती निभा तू, चल मेरे को दे। तो इसके पास कोई बॉल थी, जस्ट अब ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो यहाँ से फेंके वहां चला जाए। तो इसने क्या किया कि उस बॉल को फेंकने के लिए इट हैव टू यूज सम एनर्जी। इज इट क्लियर? इसने इस बॉल को थ्रो करने के लिए एक एनर्जी लेगा, और उस एनर्जी से ये बॉल बॉल यहाँ से थ्रो होगी और यहाँ इसके पास पहुंची। ठीक है बेटा? तो अगेन बॉल इसके पास है, और जस्ट सपोज क्योंकि हमें हायर कंसंट्रेशन भी दिखाना है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके पास ऑलरेडी बॉल भी थी। ठीक है, क्योंकि हम येलो ले रहे हैं इसलिए हम येलो से बता रहे हैं। तो इसके पास ऑलरेडी बॉल है इसके बैग में, लेकिन ये स्टिल डिमांड कर रहा है कि मैं तब तक नीचे नहीं आऊंगा जब तक तो एक और नहीं दे देगा, और उससे मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ इसको स्लोप के अगेंस्ट में, स्लोप क्या हो गया? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। यहाँ जो हम स्लोप स्लोप बार बार बुला रहे हैं, बार बार हम देख रहे हैं, वही क्या है आपका बेटा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब ये बंदा जो है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दोनों के पास बॉल है, बॉल के बीच का डिफरेंस क्या हो गया? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट यूजेस सम एनर्जी, बी ने कुछ एनर्जी को यूज किया, और ए के पास जो ऑलरेडी था उसके पास अमाउंट है बॉल का, हायर कंसंट्रेशन है बी से, उसके पास बॉल को उसने थ्रो कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसने क्या किया? एनर्जी कंज्यूम की, एनर्जी यूज की, एटीपी यूज किया। दैट ट्रांसपोर्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डायरेक्शन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और हिल फिनोमेना के थ्रू ये अप हिल है। वो सब क्या था? डाउन हिल, नीचे की तरफ आ रहा था, ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ पे क्या फिनोमेना है? अप हिल। अब मेरे को फटाफट बता दो कितने बच्चे हैं जिनको ये चीज समझ में नहीं आई। अच्छा चलो बताओ, आई तो यस लिखो, वाई वाई लिखो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, एकदम समझ में आनी चाहिए, डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए। दो दोस्त हैं, दो दोस्त हिल पे, एक ऊपर खड़ा है एक नीचे खड़ा है, उनके बीच में सप्लाई देखनी है, उस सप्लाई को हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो ऊपर खड़ा है वो हाई कंसेंट्रेशन पे, वो कोई भी चीज बहुत इजीली थ्रो करेगा। बस वो फ्रेजाइल चीज होगी तो उसको उसने प्रोटेक्शन दे दिया, कवर करके दे दिया, फैसिलिटी ले ली, लेकिन वो विदाउट यूजिंग एनर्जी उसको पुश कर सकता है, और वो नीचे अकॉर्डिंग टू स्लोप वो नीचे आ सकती है। और नीचे वाले को कुछ भी ऊपर देना है तो वो हमेशा क्या करेगा? आपका एक फोर्स यूज करेगा, दैट फोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी। ओके बेटा, कोई इश्यू नहीं। इज इट क्लियर? चलो अब इसकी थ्योरी देखते हैं। टाइम तो नहीं होगा? कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल लिया है, द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, इट इज परमेबल ऑफ वाटर एंड सम सेलेक्टेड सॉल्यूट, द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स permeability, it decides that what kind of minerals may enter inside the cell or may not. Okay, चलो। द सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहां तक मैंने विदाउट यूजिंग एनर्जी लिया बेटा, एक बार पत्थर को जो फैलाया, मतलब कोई भी विदाउट फैसिलिटी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर गया, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। और जब उसने एक फैसिलिटी ली, वो कोई गर्ल है उसने अपने दुपट्टे में बांध दिया, या कोई बॉय या गर्ल बैग ली थी उसमें उसने डाल दिया, और वो विदाउट ब्रेक हुए, विदाउट डैमेज हुए वो ट्रांसपोर्ट हुआ एक फैसिलिटी के थ्रू मॉलिक्यूल।
then it is called as facilitated transport, but both are included into passive transport. Okay, by these methods it maintains the osmotic pressure of the cell. Osmotic pressure क्या होता है, अब इस पे बात करेंगे फुर्सत से, बट आज ये समझ लो कि जब आप वाटर के फ्लो की बात कर रहे हो तो ऑस्मोसिस बोलते हो आप, वाटर जो ट्रेवल करता है उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है, दैट इज स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब जो बेसिक्स फंडामेंटल वाली क्लास की है वो बहुत अच्छे से इसको समझ रहे होंगे, बट मैं लूंगी इस पे क्लास, अभी एकदम घबराना नहीं जिनको समझ में नहीं आए। अब सिंपली ये वाटर कभी भी प्योर नहीं रहता बेटा, ये हमेशा सॉल्यूशन है। तो जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो लो सॉल्यूशन ग्रेडियंट से लो सॉल्यूशन से हायर की तरफ होता है, लो सॉल्यूशन से हायर सॉल्यूशन, ठीक है। अब लो सॉल्यूशन है मतलब इसमें सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट कम है, वाटर हाई है, वाटर ज्यादा है, तो वाटर अपने हाई टू लो ही मूव कर रहा है। यहाँ पे हायर सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूट हाई है और वाटर लो है, तो वाटर तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ही थ्रू गया बेटा, ठीक है, वाटर अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ही थ्रू गया, सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन का था, ठीक है। अब ये जब किसी भी चीज में ये सॉल्यूट डिसॉल्व होता है तो वो एक ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके फ्लो को रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, जिस तरफ से ये फ्लो आ रहा है उसके सॉल्यूट के थ्रू एक प्रेशर लगता है, जैसे कि उसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं, जो निगेटिव होता है, ठीक है। अब इसको एक्सपेरिमेंट से समझने के लिए हम पूरा ऑस्मोसिस का क्लास लेंगे, उस दिन हम समझाएंगे, बट आपको ये समझना है कि वाटर प्योर नहीं है, तो वाटर के फ्लो में हमेशा जिस तरफ से वो फ्लो कर रहा है, जिधर फ्लो करना है उसको उधर से एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल या एक सॉल्यूट पोटेंशियल, एक वहां पे उसके लिए समझ लो कि बैरियर लगा होगा जो उसको चेक करेगा, एंड देन अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को वाटर मूव कर पाए। The passage of substance across the membrane occurs by three methods: passive transport, active transport, and bulk transport. Bulk transport is nothing, जो आप एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस पढ़ रहे थे, that is the bulk transport. कोई चीज बहुत हायर अमाउंट में, आपने क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही पैकेट बना, ठीक है, हायर अमाउंट में पैकेट बनाया तो वो बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्की ट्रांसपोर्ट हो गया। So passive transport, it is according to concentration gradient, not involve expenditure of energy. एनर्जी बोलूं मैं एटीपी बोलूं एक ही बात रहेगा बेटा, ठीक है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी मॉलिक्यूल। नाउ डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, अभी जो समझाया उसी की थ्योरी है बेटा, फटाफट नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, वही बैग में दे दिया, दुपट्टे में रैप कर दिया, कोई फैसिलिटी दे। एम्बेडेड प्रोटीन्स एक्ट एज टनल allowing particles to fall through, carriers involved but ATP not consumed। ये क्वेश्चन है आपका। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा passive transport facilitated diffusion is a passive transport or active transport? Answer is passive transport because here energy consumption is not take place. Okay, is it clear बच्चा? अब ये डिफ्यूजन के मैकेनिज्म समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ही आपने जस्ट सपोज ये लंप ऑफ शुगर है, एक शुगर मॉलिक्यूल का आपने टुकड़ा, पूरा शुगर मॉलिक्यूल का एक टुकड़ा तो नहीं होगा, कई शुगर मॉलिक्यूल होंगे उसमें, एक शुगर की क्यूब आपने ली एंड उसको आपने वाटर में ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है। अब आप स्पून से हिला दोगे तो वो जल्दी, एक एक्सटर्नल फोर्स आप उसमें अप्लाई कर देते हो, सिंपल सिंपल साइंस है। अगर आप ऐसे भी छोड़ दो तो भी वो धीरे धीरे डिफ्यूज होके आप देखोगे तो वहां पे चांदी कह रहे हैं, चीनी वो होगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है बच्चा। तो सिंपली क्या होता है, जो भी हायर कंसंट्रेशन है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज हो रहा है, तो और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का ट्राई करेगा। तो जस्ट सपोज नहीं, चलो अभी बस सीधा सीधा समझो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये इसी बीकर का इंटरमीडिएट दो स्टेज हैं एंड ये प्राइमरी स्टेज है, ये लास्ट स्टेज है, फाइनल स्टेज है या लास्ट स्टेज है।
ठीक है। तो इस बीच में हुआ क्या है चेंज, देखो तुम यहाँ पे कोई लंप नहीं है, ये ऐड हो रहा है शुगर, और इसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज में शुगर मॉलिक्यूल अपने को ट्रैवल कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, एंड फाइनली ये क्या हो गए हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इतनी सी बात समझ में आई क्या सबको? इज इट क्लियर? अब आप इसको और भी एक्सपेरिमेंट से समझिए। हम सेल के बाहर आ चुके हैं, ठीक है, सेल के बाहर एक्सपेरिमेंट से आपको बात कर रहे हैं, और ये हर जगह अप्लाई होगा, ये आपकी केमिस्ट्री में भी आएगा, ये फिजिक्स में भी आएगा, ये बायो में भी आएगा। तो सिंपल, आप इसको डेली रूटीन के एग्जांपल से देखो। जस्ट आपके घर में कुछ कुकिंग हो रहा है, उसके फ्रेग्रेंस आपको, उसका जो खाने की खुशबू है वो आपके रूम तक आ, तो वो खुशबू क्या हो रही है, वो खुशबू वहां से डिफ्यूज होके आपके रूम तक आए। आपने कोई परफ्यूम स्प्रे किया, ठीक है, आप अपने रूम में स्प्रे कर रहे हो, वो किचन तक चलेगी, तो वो क्या हुआ, आपका जो फ्रेग्रेंस था वो डिफ्यूज हुआ। इज इट क्लियर? हायर कंसेंट्रेशन कहाँ है, जहाँ पे वो प्रोडक्शन हो रहा था। अगर खाना बन रहा है तो जहाँ पे खाना बन रहा था वो हायर कंसेंट्रेशन हो गया। जहाँ आप बैठे हो वहां तो खाना बन नहीं रहा था, तो वहां तक फ्रेग्रेंस पार्टिकल जो है वो डिफ्यूज होके वहां तक आए। इज इट क्लियर? तो वो फाइनली एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, क्योंकि वो फ्रेग्रेंस पार्टिकल है, तो वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगी। बट यहाँ पे अगर आपका शुगर सॉल्यूशन है, तो इट ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द सॉल्यूशन, शुगर हमेशा प्रेजेंट रहेगी। इज इट क्लियर? तो ऐसा ही कुछ सेल के अंदर होता है, सेल को अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीजों को बुलाने का मन करता है, तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करती है। ना इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो डिफ्यूजन आपने पढ़ा, उसको डिफाइन करने के लिए उसके रेट को, कि डिफ्यूजन कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा, उस पे क्या क्या फैक्टर मैटर करते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सबको समझ में आ चुका है, ठीक है। द बिगर द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन, द क्विकर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब इसको एग्जांपल से समझाऊं क्या? समझाओ एक बार। जैसे जस्ट सपोज इधर 10 मॉलिक्यूल हैं, इधर 2 मॉलिक्यूल हैं, इधर 10 है, इधर 8 है, इधर 8 तो एकदम ज्यादा ही जल्दी हम पहुंच गए 8 पे, 10 है, 6 है, फिर 10 है, 8 है। तो फाइंड आउट द डिफरेंस बेटा। यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो किसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें फास्ट होगा? फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, बताओ फटाफट बताओ। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल, किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमने दो साइड में देखा। एक साइड उसका 10 हमने कांस्टेंट रख दिया है, एक साइड हमने वेरिएशन दे दिया है। जो डिफ्यूजन का रेट होगा वो किसमें फास्ट होगा? जिसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर होगा, डिफरेंस हायर, डिफ्यूजन फास्टर। अभी मैंने बताया ना, यस बेटा फर्स्ट में, अभी मैंने बताया ना कि आपके पास फ्रेग्रेंस नहीं है, खाना जो बन रहा है उसकी फ्रेग्रेंस कहाँ है? किचन में। तो आपके पास नहीं है, इसलिए वो ट्रैवल करता है, क्लियर? ठीक है, वो फास्टर कहाँ ट्रैवल करेगा? जो किचन के सबसे पास वाला एरिया है वहां ट्रैवल करेगा। अभी आपको यहाँ पे देखना है कि जैसे जैसे सपोज अगेन हम एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम मॉलिक्यूल 10 और 2 है, 10 और 6 है, 10 और 8 है। तो डिफरेंस हमें दिख रहा है, एक जगह 8 है, एक जगह 4 है, एक जगह 2 है। ठीक है, 8 4 2 का जो डिफरेंस हुआ उसमें वो फास्टर ट्रैवल, जितना इधर जितना कम है बेटा, उसको ये बराबर करने के लिए जल्दी जल्दी मॉलिक्यूल आए, तो ये फास्ट ट्रैवल करे। तो concentration gradient, the bigger the difference between the two sides of the membrane, the quicker the rate of diffusion. Temperature, higher the temperature gives molecules or ions more kinetic energy, जिससे उसके अंदर मूवमेंट की एनर्जी बढ़ेगी, मूवमेंट की एनर्जी बढ़ेगी तो डिफ्यूजन फास्ट होगा। ठीक है, अब जस्ट वही आप फिर से एग्जांपल देखो, आपने बीकर लिया, बीकर में शुगर डाला है, ये छोड़ दिया आपने कि ये डिसॉल्व हो जाए, तो ये ऐसे ही डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन आपने इसको गैस पे रख दिया तो आप देखो कि फटाफट वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो हायर द टेम्परेचर, फास्ट रेट ऑफ द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज फास्टर। जस्ट मैच द कॉलम आएगा बेटा यहाँ से भी, एंड फैक्टर अफेक्टिंग द डिफ्यूजन रेट, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। The surface area, the greater the surface area, the faster the diffusion can takes place. Surface area कैसे?
अब उसको एरिया ज्यादा मिल गया। जब सपोज यहाँ 10 मॉलिक्यूल थे, क्लियर, 10 मॉलिक्यूल को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मॉलिक्यूल को डिफ्यूज होने के लिए हमने बोला बस इतनी जगह दे रहे हैं हम तुम्हें, यहाँ से डिफ्यूज हो, तो इन 10 को लाइन में आना पड़ेगा बेटा। जैसे आप लोग कहीं पे जाते हो ना, मूवी देखने एंटर कर रहे हो, तो मूवी देखने के लिए आप एक डोर से एंटर कर रहे हो, ठीक है, तो लाइन में करोगे। अब हम कहेंगे भाई पूरे हॉल में कहीं से भी एंटर करो, पूरे हॉल की वॉल हट गई, पूरा ही डोर है, तो आप तेजी से सारे लोग अंदर आ जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा पार्टी? समझ में आ रही है बात या ओवर हो रहा है? समझ में आ रही है, ओके, क्लियर है ना? तो सरफेस एरिया ज्यादा डिफ्यूजन के लिए प्लेस देगा, इसलिए हायर द सरफेस एरिया हायर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब हम ये आपको कल पढ़ाते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए आप ये इमेज ले लो एक स्क्रीनशॉट, और इसको देख के आप समझो। येलो वाला पार्टिकल है जिसको मूव करना है, उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर है आउटर साइड में, लोअर साइड में, इनर साइड में लो है, ठीक है, लोअर है इनर साइड में। अब उसको ट्रांसपोर्ट होना है, तो ये ग्रीन वाला जो चैनल है वो कैरियर प्रोटीन की तरह है, वो उसको बाइंड करा रहा है एंड देन ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है अंदर अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, हायर टू लोअर। अब इतनी चीज आपको जो आज बताइए बेटा, इससे रिलेटेड आप एमसीक्यू सॉल्व करना, डिफ्यूजन से रिलेटेड। अभी कुछ और चीजें पढ़ानी है मेरे को, बतानी है, ऑस्मोसिस का भी मत करना, ठीक है, डिफ्यूजन का करना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर का करना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्टिविटी का करो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस का करो, हिस्टोरिकल करो, वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ओके, यहाँ से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो बाय बाय, गुड डे, बाय बच्चे।